टाइम पे आया करो ना। कोई और लेक्चर चल रहा है क्या इस वक्त? हम नेट इश्यूज की वजह से ना अक्सर बच्चे नहीं आ पाते। नहीं, ये नेट इशू सिर्फ लेक्चर स्टार्ट होने के वक्त क्यों होता है? ये अटेंडेंस के वक्त तो पूरी क्लास बैठी होती है। चले जी स्टार्ट करते हैं फिर। मेरी आवाज सबको आ रही है? यस मैम। चलो ठीक हो गया। मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ, आप लोग बताइएगा स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है इट्स अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको इसके ऊपर असाइनमेंट भी दी थी। जिस स्टूडेंट ने समझ के की होगी उसको याद होगा कि इसकी क्या अहमियत है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम इज एक्चुअली अ वेरी वेरी यूजफुल थ्योरम इन अप्लाइड प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी इसकी जो एक मेन बात है, अगर आपसे कोई पूछे तो वो ये है कि ये ना सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल है। ठीक है, जो इसकी बात याद रखने वाली है। बाकी जो इसके थ्योरम में बातें आती हैं इंपॉर्टेंट, वो हम आज साथ साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की अगर आपको अगर पता हो कि पॉपुलेशन क्या चीज़ है, उसका कोई ना कोई मीन होगा, कोई ना कोई उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन का अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच इट इज स्प्रेडेड अराउंड इट्स मीन। ठीक है, उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हो। और मोस्ट ऑफ यू डिड नॉट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द मिड। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको नहीं निकालने आती थी, तो उसके कंसिक्वेंसेज आप लोग देख लेना रिजल्ट में क्या आते हैं। लेकिन सिंपल सा इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो किसी भी पॉपुलेशन के लिए आपको कोई भी आपके पास पॉपुलेशन है उसमें आपके पास मीन होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स इन क्लास है तो आप उसमें देख लो कि मीन कितना आ रहा है और द सिग्मा विल टेल यू हाउ द डेटा इज स्प्रेडेड अबाउट इट्स मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी प्लस माइनस। प्लस माइनस का आपको पता है ना कि वो आपकी नॉर्मल कर्व के पॉजिटिव साइड पे भी जाती है, नेगेटिव साइड पे भी जाती है। जिसका आपको याद होगा हमने शेफ बनाया था, तो वो 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस माइनस करके हमने एक ग्राफ बनाया था, याद है? यस मैम। तो ये वही वाली बात हो रही है। तो सैंपल असल में आपने जब भी पॉपुलेशन के ऊपर कोई एस्टिमेट लगाना होता है, कोई भी आपने उसके बारे में बात करनी होती है, तो आप उसकी सैम्पलिंग करते हैं। और सैम्पलिंग के लिए आपको उसके नंबर ऑफ सैंपल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, तो चूज ऑल द सैंपल्स ऑफ द साइज n। नाउ व्हाट दिस n is the number size of the sample। सैंपल साइज को आप n कहते हैं। ठीक है, अब कोई भी आपके पास एक फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का ग्राफ किसी भी तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं इसका मीन जो है वो सेंटर का आपका नहीं है, इट इज मोर स्क्यूड टुवर्ड्स द राइट। अब इस जगह आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगा के इसकी सारी की सारी जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स है वो निकाल सकते हो। किस तरह वो हम अभी आगे देखते हैं। तो ये कोई पॉपुलेशन का ग्राफ है, कोई फॉर एग्जांपल अभी हमने अभी लिया है कि हाइट ऑफ द
स्टूडेंट्स है या हाइट ऑफ द पीपल है, तो इट इज स्क्यू टुवर्ड्स द राइट, इट्स नॉट नॉर्मल। ऐसी बात है ना, नॉर्मल तो नहीं है। तो अगर हम इसमें से ये बात करें कि चलो जी हमने इसमें से सैम्पलिंग करनी है, अब सैम्पलिंग करने के लिए आपको क्या चाहिए? सैम्पलिंग करने के लिए आपको, अब आ रही है क्या सबको? मेरी आवाज कटती हुई आ रही है या एक ही स्टूडेंट को आ रही है? नो मैम, हमें सही आ रही है। बेटा आपके फिर कनेक्शन का मसला है, आप देखो उसको, ठीक है। अच्छा, इस तरह का अगर ग्राफ हो तो आप उसमें देखें कि मैंने अगर एक सैंपल लिया, उसमें कोई एक वैल्यू ली है, कोई दूसरी वैल्यू ली है, इसी ग्राफ से, इसी पॉपुलेशन के ग्राफ से मैंने दो वैल्यूज ली हैं, मतलब एक सैंपल लिया, उस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ n क्या है आपका? 2 है। अब ये कुछ भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है हाइट हो या वेट भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी एट्रीब्यूट हो सकता है। नंबर 2 मैंने उसमें से सैंपल लिया है, उसमें भी नंबर ऑफ n क्या रखा है? मैंने 2 लिया है। जितने मैं सैंपल लेती जाऊंगी उसका नंबर ऑफ n भी लिखती जाऊंगी, ठीक है। इसी तरह मैंने एक और सैंपल लिया है इसमें से, उसमें मैंने दो वैल्यूज रखी हैं, इसमें भी नंबर ऑफ n 2 है, मतलब जितने भी मैं लेती, ये फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, नंबर ऑफ n कैन बी इंक्रीज्ड। बात बताने की इधर ये है कि आप जितने मर्जी सैंपल लें, जितने अच्छे आप जितनी ज्यादा सैंपलिंग करेंगे उतनी ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी कहलाएगी, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, और उतना ज्यादा आपका रिजल्ट जो होगा सैंपलिंग मीन का वो अच्छा आएगा, ठीक है। अब ये वाला जो सैंपल नंबर 1 था, ठीक है, सैंपल नंबर 1 था, उसका अगर आप मीन फाइंड आउट करें, अब उसको आप किस तरह से डिनोट करेंगे? सैंपल क्या होता है? स्मॉल x, और मीन क्या होता है उसके ऊपर बार। तो सैंपल नंबर 1 सैंपल मीन को आप किस तरह डिफाइन करोगे? x बार। इसी तरह x बार कहलाएगा सैंपल नंबर 2 का, इसी तरह x बार कहलाएगा सैंपल नंबर 3 का, और ये जितने आप सैंपलिंग लेते जाओगे ये उतने ही आपके सैंपल्स मीन आते जाएंगे। ये बात सारी पुरानी है, ये मैं रिवीजन कर रही हूँ आप लोगों की ताकि आपको पता हो। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपका बेस करता है कि आपका सेंट्रल लिमिट थ्योरम की पॉपुलेशन और मीन के मुतालिक हम क्या कह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये दोबारा बात याद कराई है कि एक तो पॉपुलेशन है, दैट कैन बी ऑफ एनी शेप, उसका कोई ना कोई मीन होगा, उसकी कोई ना कोई स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। तीसरी बात मैंने क्या की है कि आप उस पॉपुलेशन से जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स लेंगे, उन नंबर ऑफ सैंपल्स की आपने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, इसको सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। और उसका जब आप x बार करके उसकी कोई वैल्यू लिखोगे, उसका मतलब है कि वो उसका सैंपल मीन आ गया। नाउ देयर इज अ डिफरेंस। आपने जो कल बात की थी टी स्टैटिस्टिक्स, हम कल पढ़ रहे थे, टी स्टैटिस्टिक्स हम कब यूज करते हैं? जब नंबर ऑफ n आपका कम हो और आपकी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन हो। तो हमने सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन कल हमने ढूंढी थी, हमने पॉपुलेशन की नहीं देखी थी। तो जब पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होगी तो आप टी नहीं लगा सकते। ऐसे ही बात की थी ना कल स्टूडेंट्स, ऐसी ही बात की थी ना, ठीक है। तो ईच ऑफ द सैंपल कम्स फ्रॉम द पॉपुलेशन विच इज नॉट नेसेसरी सिमेट्रिक। अब जरूरी नहीं है कि आपके जो पॉपुलेशन का ग्राफ है दैट इज सिमेट्रिक अराउंड इट्स मीन। जिस तरह की ये ऊपर तस्वीर बनी हुई है, skewed है, skewed towards the right, it can also be skewed towards the left, it can also be जिसे कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें वो सीधी सीधी सी स्क्वायर शेप बनी होती है। तो आप नेसेसरीली जरूरी नहीं है कि आपका जो नॉर्मल ही कर्व बने तो आप सेंट्रल लिमिट थ्योरम लगाएंगे। तो CLT जो है, सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसको कोई परवाह नहीं है कि आपका पॉपुलेशन का ग्राफ नॉर्मल है या नहीं। ये बात समझ आई है? जितनी भी मैंने बात समझाई है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। एनीवन?
चलो आगे चलते हैं फिर। अच्छा आगे क्या है? मैम पिक्चर शो नहीं हो रही हमें। जो आवाज आ रही है? यस मैम। तो अब हम आगे चलते हैं, इस CLT के थ्योरम के ऊपर बात करते हैं। आई होप यू आर ओके विद माय मैम साउंड। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही हमें। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा, ये बातें ना मुझे बता दिया करो, स्क्रीन शेयर ना हो रही हो या मेरी आवाज ना आ रही हो। अब हो रही है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो थ्योरम में जो पहली बात आती है वो ये है, द मीन ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। इसका क्या मतलब है? जब आप सारे जितने भी आपने सैंपल्स लिए हैं उनकी जब सैंपल मीन होगी, उनका आप एवरेज निकालोगे तो वो आपकी पॉपुलेशन का मीन बनेगा। ठीक है, ये है जी पहली बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये म्यू क्या है? म्यू आपको पता है मीन है, एक्स बार। एक्स बार क्या है? सैंपल्स की मीन। अब जितने भी आपने सैम्पलिंग की है, जितने भी आपने सैंपल निकाले हैं, उनका आप एवरेज निकालोगे तो दैट विल बिकम इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपको आगे क्वेश्चंस में बड़ा काम आएगा। तो इससे हमें एक बात ये भी पता लगती है कि हमें नहीं पता कि सैंपल साइज आप कितना ले रहे हैं। जितना मर्जी लें आप, आपकी जो है पॉपुलेशन कहाँ से आई है, जो भी है आपकी जो है क्या कहते हैं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सैंपल साइज। ठीक है, तो द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल सैंपल्स मीन इज इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ये देखें, यही बात जो मैंने इधर लिखी हुई है, यही मैंने अभी आपको इधर बताई है। ठीक है, पहली बात समझ आ गई है? द मीन ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। जितने भी आपने सैंपल लेने हैं उनका आपने एवरेज निकाल के जो भी वैल्यू आएगी, पता है ना एवरेज कैसे निकालते हैं, हमको सम करके जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उनसे डिवाइड कर देना, और वो जो वैल्यू आएगी दैट विल बिकम इक्वल टू द पॉपुलेशन मीन। ये रिजल्ट समझ आ गया सबको? इसको एक दफा पढ़ लो। समझ आ गया ये? मैम ये रेड में क्या लिखा हुआ आपने, इंडिपेंडेंट ऑफ सैंपल? सैंपल साइज। मैम इसका क्या मतलब है? क्या आप सैंपल साइज की कोई आपके ऊपर वो नहीं है, कोई रुकावट? जैसे मैंने पहले एग्जांपल में N2 लिया हुआ था, तो आपने जितने भी सैंपल लेने हैं वो आपने अपनी मर्जी से सैंपल करना है। आप 10 भी ले सकते हो, आप 30 भी ले सकते हो। ठीक है, मैम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ जी, आप जब भी उसका एवरेज सैंपल साइज मीन लोगे वो इक्वल आएगा पॉपुलेशन मीन के। ठीक है, ओके मैम। दूसरी बात क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का इस तरह आप जब एवरेज लोगे वो किसके इक्वल आता है? सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। इस सिग्मा क्या है? ये आपकी पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन है। और ये एन क्या है? ये आपका सैंपल साइज है।
अगर आपके पास इस चीज से आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता लगती है, अगर आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, नंबर ऑफ एन भी होगा, तो उससे आप पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। ठीक हो गया ना? एक इसकी चाबी भाई। अच्छा आप जा रहे भाई, लॉक कैसे? अच्छा चलें ठीक। तीसरी बात है, इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल देन द सैंपल मीन विल हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और चौथी बात है, इफ द पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मल बट द सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, then the sampling distribution of the sample mean approximates a normal distribution for any population distribution shape। अब इधर हमें दो बातें पता लगती हैं। अगर आपकी पॉपुलेशन की शेप नॉर्मल है तो सैम्पलिंग भी ऑब्वियसली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल की होगी। लेकिन अगर आपका पॉपुलेशन की शेप नॉर्मल नहीं है और नंबर ऑफ साइज आपका ग्रेटर देन 30 है, तो फिर भी आपकी जो सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल की शेप ही होगी। ये है असल में सेंट्रल लिमिट थ्योरम की ब्यूटी। स्टूडेंट ऐसा है कि अभी आप जरा किताब से ये वाला टॉपिक पढ़ें, ठीक है? तो मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ। रुके जरा, ये जितना कुछ है आप जरा इसको रीड आउट करें, ठीक है? ओके मैम। मैम ये लास्ट के पॉइंट नोट नहीं हुए, अगर आप वही पे पिक खोल के स्क्रीन शेयर कर दें तो फिर हम कर लें और बाकी रिव्यू कर लेते हैं। मैं कर देती हूँ, आप अभी किताब से 1 मिनट, मैं आपको किताब निकाल के दे रही हूँ। तो आई विल बी बैक विद इन 10 to 15 मिनट्स। मैं आपको आके फिर ये नोट करवा दूंगी, ठीक है? उतनी देर आप ये रीड आउट करो, ठीक है? ओके मैम। चलें जी, मैं आती हूँ। बच्चों आप मार्क्स के लिए जाएं, हम ओके मैम। रिज्यूम करते हैं, ठीक है? मैम आवाज नहीं आई सही। मैम ने कहा है कि नमाज के लिए चले मुझे जाएं। आप पूरे 2 बजे आ जाइएगा। हाँ, ओके ओके मैम। जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस मैम आ रही है। चलें जी, रिज्यूम करते हैं वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो हमने थ्योरम्स को कट डाउन कर दिया था 4 पार्ट्स में। नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? द मीन ऑफ द सैंपल मीन इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि अगर आप सारे सैंपल्स का मीन निकालोगे, उनका एवरेज निकालोगे और उनको सम करके जब आप एक आंसर फुल फ्लेज निकालोगे, वो दैट विल बी इक्वल टू द mean of the population that must become equal to, that is the समझ लें ये CLT हमें बताता है, ठीक है। तो अगर आपके पास सैंपल का मीन की एवरेज है वैल्यू, तो आप उसकी पॉपुलेशन के मीन को डिक्लेयर कर सकते हो कि वो उसके इक्वल ही होगा। नंबर 2 पे हमने ये पढ़ा था कि अगर आपका स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज इक्वल्स टू द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ n। तो अगर आपके पास सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन मौजूद है, आपके पास नंबर ऑफ n मौजूद है, उससे आप पॉपुलेशन की वैल्यू निकाल सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन की, एंड वाइस वर्सा। तीसरी बात क्या है? इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल। ये तो बात देखो, ये हमने बात की थी कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मल है तो ऑब्वियसली उसकी जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो भी नॉर्मल होगी। इसको हम स्टेटमेंट के तौर पर भी पढ़ लेते हैं। इफ द पॉपुलेशन इज नॉर्मल देन द सैंपल मीन will have a normal distribution। ठीक हो गया? ये तो बात हो गई अगर आपकी पॉपुलेशन का जो शेप है वो नॉर्मल है। इफ इट इज नॉट नॉर्मल, बात तो फिर है ना, अगर ये नॉर्मल नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम द सिचुएशन विल कम द पॉपुलेशन ग्राफ इज नॉट नॉर्मल। तो उसके लिए क्या करना है? तो सैंपल साइज उसके लिए एक और बात है। अगर आपकी पॉपुलेशन नॉर्मल नहीं है और आपका सैंपल का साइज ग्रेटर देन 30 है, तो हमारी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो हम सैंपल मीन की करेंगे वो बिल्कुल उसके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही बन जाएगी। इसका क्या मतलब है कि अगर आपका पॉपुलेशन का ग्राफ नॉर्मल नहीं है लेकिन आप उसकी सैंपल्स की इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो उसका ग्राफ नॉर्मल बनेगा। दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। तो ये आप चीज अभी आगे एग्जांपल्स में भी देखोगे। इसको आप दोनों पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। जब नोट कर लें मुझे बता दें। और जो मैंने आपके लिए पेज ओपन किया था उसमें इसकी सेंट्रल लिमिट थ्योरम की स्टेटमेंट भी थी, थोड़ी एक बहुत एग्जांपल्स भी उसने बताई हुई थी। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। पानी चाहिए? हाँ जी, लिख लिया। मैम जैसे एक मिनट। जी रीड आउट कर लिया, जॉट डाउन कर लिया आपने? नहीं जैसे जैसे मिनट में। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? यस मैम। चलें जी आगे चलते हैं।
तो इसमें एक और आपको समझाने के लिए बात लिखी गई है कि वी डोंट केयर वेदर द पेरेंट पॉपुलेशन ग्राफ ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज नॉर्मल और नॉट। पेरेंट का क्या मतलब है? पॉपुलेशन का जो मेन ग्राफ है उसको उसने पेरेंट ग्राफ कहा है कि अगर आपका मेन जो एक ग्राफ है इट इज नॉट अप्रॉक्सीमेटली अ नॉर्मल ग्राफ, ठीक है, एज लॉन्ग एज जो है आई सैंपल इट विद n ग्रेटर देन 30। मैम स्क्रीन ऑफ हो गई है। यार मैम नहीं है तो मैम का इंटरनेट चला गया, लगता है मैम का इंटरनेट चला गया। यस मैम। नेट का आज बहुत इशू चल रहा है। अच्छा जी, अब बताइएगा स्क्रीन शेयर हुई है? यस मैम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारी पेरेंट पॉपुलेशन का ग्राफ नॉर्मल है या नहीं है, लेकिन अगर हम उसके जितने भी सैंपल लेते हैं, मतलब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की आबादी है, अब आपने उसमें देखना है कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो आप हर सैंपल जिस जिस जगह से उठाएंगे उसकी नंबर ऑफ n जो है वो ग्रेटर देन 30 रखते हैं अगर आप, तो जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी उस सैंपल मीन की वो हमेशा नॉर्मल होगी। इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये है जी एक ग्राफ, फॉर एग्जांपल जर्नल एक ग्राफ बनाया हुआ है कि एक आईक्यू है, कोई भी जितने भी आप रैंडम लोग उठाते हो उनका रैंडम का एक आईक्यू लेवल आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि उसका जो मीन आया वो 100 है, तो दैट इज एग्जैक्टली सिमेट्रिक के 100 एक नॉर्मल बंदे का आईक्यू है। इधर भी होंगे कुछ लोग 100 से कम, ज्यादा में जाहिर है जो लोग ज्यादा जिनका आईक्यू है वो यहाँ लाया करते होंगे,
लेकिन अगर आप फाइंड आउट करते हो कि कोई स्टूडेंट्स का ग्राफ बनाते हैं, अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का बनाते हैं ग्राफ, तो उसका ऑब्वियसली जो मीन बनेगा वो बनेगा डिफरेंट बनेगा, 125 है अगर, ठीक है। तो इसका आप ये देख सकते हो कि इसमें अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हो n ग्रेटर देन 30 है ना। CLT हमें ये बता रहा है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का, फॉर एग्जांपल कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो आप, MNS के स्टूडेंट्स का अगर आप ग्राफ बनाते हैं, ऑब्वियसली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो उनका थोड़ा सा IQ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द जर्नल लोकल पब्लिक, ठीक है, ऐसी बात है ना। अब आप लोग खुद भी फील करते होंगे कि आपका जो सोचने का अंदाज है, देखने की बातें हैं, आपने जितने माशाल्लाह सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, इंसान का IQ वैसे वैसे ज़्यादा होता है। तो अगर आप किसी भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स का जो कि टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनका IQ देखोगे तो ऑब्वियसली जर्नल लोगों के डिफरेंट होगा। तो अगर आप लोगों के ग्राफ का मैं बताती हूँ कि जी आपका, मैंने फॉर एग्जांपल 125 का मीन लिया और आपका जो ग्राफ है दैट इज मोर स्क्यू टुवर्ड्स द राइट, मतलब क्या है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो 125 से ऊपर आ रहे हैं। और अगर आप इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, इसकी आप सैम्पलिंग करते हो, इस वाले का, ये पॉपुलेशन का, ये पॉपुलेशन आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल अराउंड इट्स मीन नहीं है। इसकी अगर मैं सैम्पलिंग करती हूँ कि चलो जी MNS के स्टूडेंट्स की सैम्पलिंग 30 बच्चे लिए, फिर दूसरे 30 बच्चे लिए, फिर तीसरे 30 बच्चे लिए, चौथा सैंपल लिया उसमें भी 30 बच्चे लिए, इसी तरह अगर मैंने डिफरेंट सैंपल्स लिए हैं और उनका अगर मैं सैंपल मीन निकालती हूँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ, तो उसका जो आंसर आएगा दैट विल बी द परफेक्टली म्यू इज इक्वल्स टू 125 दरमियान में आ रहा होगा और वो ग्राफ परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा अराउंड इट्स मीन। अब बात समझ आई? ये बात मेरी समझ आई है आप लोगों को कि अगर हम, देखो दोबारा से बात सुनो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। अच्छा, अब मेरी ये बात जरा दोबारा सुनो। MNS के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका मैंने एक ओवरऑल एक पॉपुलेशन का ग्राफ बनाया है और ये देखा है कि मीन जो निकाला है, जो मोस्टली लोगों का मीन आ रहा है वो 125 है और उसका जो ग्राफ मैं कंस्ट्रक्ट किया है वो और भी ज़्यादा स्टीप आया है टुवर्ड्स द राइट। इसका क्या मतलब है कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो 125 से ऊपर लाए कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर इस पूरे पॉपुलेशन का मैं सैंपल्स लेती हूँ इसमें से, ठीक है, 1000 अगर स्टूडेंट्स हैं तो अगर मैं 40-40 का सैंपल बनाती हूँ, 40 बच्चे एक सैंपल, 40 बच्चे दूसरे सैंपल, 40 बच्चे तीसरे, इसी तरह अगर मैं डिफरेंट सैंपल्स करती हूँ और इतने सैंपल लेती हूँ कि वो सारी पॉपुलेशन कवर हो जाती है, 40-40 करके 1000 तक पहुंच जाती हूँ मैं, ठीक है। कितने सारे सैंपल बनेंगे, नंबर ऑफ n काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो उसका अगर मैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाती हूँ और उसका ग्राफ बनेगा तो वो दैट विल बी परफेक्टली सिमेट्रिकल अराउंड 125। ये एक मैंने एग्जांपल ली हुई है, ये परफेक्ट बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता रही हूँ। अब बात समझ आई कि सैंपल्स जब आप लेते हो किसी भी नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ का, उसका सैम्पलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास हमेशा नॉर्मल ही आएगी। अब इस बात को आप लोग अपने जरा अल्फाज में लिख लो, ठीक है। थोड़ा समझ आई है बात क्या की है मैंने? जी बच्चों बताओ। यस मैम। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आता है, रुकिए जरा मैं अगला सफ़ा निकाल लूँ। इसके बाद हम थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेते हैं।
चले मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के देती हूँ, आप जरा उसको सॉर्ट आउट करें। मेरी इमेजेस नहीं खुल रहे, आज काफी प्रॉब्लम है। मिक्सर ही है वेट लॉस के बाद। नया कल्चर हाँ उसमें बाकी मुश्किल है। कलर मैरून है ना, तो गाड़ी है मिट्टी ज़्यादा जाता है। वर्ड निकाल के मैं उसमें जरा आपके लिए क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप जरा उसका आंसर निकालें। पड़ गया है 27-30 मैं डिगर में पैसे करता हूँ ऐसी लगी अपनी बेवकूफ़ी लालची है जी नजर आ रहा है आपको? जो नजर आ जी रहा है? मैम। अच्छा, अगर म्यू आपके पास 35 है और पहले चला गया, मतलब ये बोल रहा रहता है ये दूसरी का सिग्मा सिग्मा कहाँ से लाएं अब? चलो इसको सिग्मा बना लूं, ये समझ लो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है दैट इज 9 n is equals to 64. What is the value of म्यू एक्स? बच्चों ये म्यू एक्स बार लिख लेना, इधर बार मैं ऊपर डाल नहीं सकती, ठीक है। इसकी क्या वैल्यू है और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू निकालें भाई। ये इसकी वैल्यू निकालें म्यू एक्स बार की और सिग्मा एक्स बार की। हम निकाल लिए मैम। सिग्मा एक्स बार 1.125। मैम कर लिया है।
म्यू एक्स बार और सिग्मा एक्स बार की वैल्यू आपको इसके थ्योरम से मिलेगी। तो म्यू एक्स बार की वैल्यू क्या आई है? 35 ठीक हो गया, शाबाश। 35 मैम। और सेम वैल्यू आ जाएगी 1.15 हाँ, सिग्मा एक्स बार की क्या आई है? 1.15 1.15 ठीक हो गया, शाबाश। अब मैं आपको 1.5 एक और, ठीक हो गया बेटा, शाबाश। अब मैं एक और सवाल लिख रही हूँ, उसको सॉर्ट आउट करें। इसमें जब आप न्यूमेरिकल ये वाला करेंगे स्टूडेंट्स, जब आप ये वाला न्यूमेरिकल करेंगे और इसमें आपने जब एंड वाला टेबल देखना है, वो आपने ध्यान से देखना है कि अगर आपका शेडेड एरिया पहले वाला आ रहा है और अगर आपका एंड में टेबल में जो शेडेड एरिया है वो राइट मोस्ट साइड पे है और आपने लेफ्ट मोस्ट साइड पे शेडेड एरिया बनाया, तो आपको पता है आपने क्या करना है। आप 1 में से वो वैल्यू माइनस करेंगे, करते होते हैं ना। अगर हमारा आखिर में जो ग्राफ है वो चेंज आ रहा हो, चेंज किस तरह से कि अगर आपका शेडेड एरिया लेफ्ट मोस्ट साइड का है और आखिर में जो टेबल किया हुआ है वो राइट मोस्ट साइड का शेडेड एरिया है, तो आप 1 में से माइनस करते हो अपनी वैल्यू को। समझ आइए मेरी बात? तो इसको शाबाश सॉर्ट आउट करें और मुझे बताएं।
जी आंसर निकला। किसी का आंसर निकला? नो मैम। निकालें इसका आंसर। क्रिटिकल वैल्यू निकालें, कैलकुलेटेड वैल्यू निकालें। पानी नीचे ऊपर लेटे ऊपर। मैं आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिख के बता रही हूँ। ठीक है, इमेजेस देखें, खोल ही नहीं रहे, हालांकि मैंने अभी डाले। मैं आपको यहाँ पे जहाँ जो वैल्यूज आती हैं उसकी वो लिख के बता रही हूँ। आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी वही आंसर आएगा। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। तो आपने फाइंड आउट क्या करना था? आपने सबसे पहले इसका बनाना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट के एक्स बार की जो वैल्यू है, इधर बार लगा देना, ये बार की जगह मैं ये लगा रही हूँ, इज ग्रेटर देन 57। ये निकालना ना आपने ये वैल्यू निकालनी है। सैंपल साइज 38 है। अब आप देख रहे हो कि सैंपल साइज एन इज ग्रेटर देन 30, तो CLT यूज होगी और एक्स बार जो डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल होगी, तो म्यू की वैल्यू म्यू एक्स बार के इक्वल होगी, मतलब 54 के इक्वल होगी। ठीक है, CLT लगेगा ना इधर, तो म्यू एक्स बार इज इक्वल्स टू म्यू, तो क्या आया, म्यू की वैल्यू क्या आई, मतलब मीन की वैल्यू क्या आई, CLT लगेगा ना। म्यू की वैल्यू क्या है 54। सिग्मा की वैल्यू क्या आई बताओ? सिग्मा की वैल्यू भी फॉर्मूले से निकालेंगे। हाँ, 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 38 क्या आंसर आता है? 2.919 आ रहा है, 2.919। हाँ 2.92 आया मेरा। ठीक है, तो 2.92 ठीक हो गई ये बात। अब अगर आप इधर ग्राफ बनाते हो, आपने इस तरह का ग्राफ बनाना है, ये नॉर्मल कर्व आ गई, दरमियान में इसका म्यू किसकी तरफ होगा, 54 की तरफ होगा, इसका म्यू 54 है। और आपका जो शेडेड रीजन बनेगा इस तरह से, मैं आपको पेन में बना देती हूँ। आपने कहा ये देखिए, इमेजेस ओपन नहीं हो रहे, मैंने इसकी इमेजेस बनाई थी। तो अगर इस तरह का आपका एक ग्राफ बनता है, ठीक है, तो अगर इसका जो मीन है वो इस जगह पे है, वो किसके इक्वल है, 54 के इक्वल है। और 57 से आपने ग्रेटर वाली वैल्यू निकालनी है। 57 यहाँ करके होगा कहीं, ऐसी बात है ना। ये आ गया 57, बेटा मेरे से लिखा नहीं जा रहा है इधर पेंट में, ये 57 होगा अगर ये 54 है। समझ आ गई बात? तो आपका शेडेड रीजन क्या कहलाएगा, ये वाला, ये वाला आपने ये वाली वैल्यू देख ली है, वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये आपका ठीक हो गया ये 57। तो CLT हमें बताता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल है, मतलब मीन आपका 54 के अकॉर्डिंग। तो Z की वैल्यू जब आप निकालोगे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा करके, तो वो क्या आती है बताओ? Z की वैल्यू क्या आई है बताओ? फॉर्मूला है ना इसका, x माइनस
x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। क्या आती है बच्चों बताओ? मैम 1.0 1.027 यस मैम 1.027 आ रही है। 1.027 आ रही है। ठीक हो गया। अब आप ये देखो, अब इसका जी स्कोर निकालो टेबल से। टेबल कौन सा देखेंगे मैम? जी वाला बच्चे, जी वाला निकालना है। अब आप पहले ये देखो, हमने जो तस्वीर बनाई है जी वाला टेबल देखो, उसमें शेडेड रीजन इस तरफ को गिवन है जहां हमने बनाया है, या इस तरफ को गिवन है जहां पे हमने नहीं बनाया? देखो जरा शाबाश। दूसरी तरफ गिवन है जहाँ पे हमने नहीं बनाया हुआ। दूसरी तरफ गिवन है तो ना, फिर 1 तो जब माइनस हाँ यस मैम हाँ 1 माइनस अब जो वैल्यू आई है ना टेबल की, फॉर एग्जांपल जो मैंने टेबल से वैल्यू निकाली है वो मेरी टेबल से वैल्यू आई है। अच्छा ये जी की वैल्यू है। अच्छा जो फ्रॉम टेबल जो वैल्यू आई है मेरी आई है 0.846। आपकी यही है? यस मैम 0.846136 आ रही है मैम। हाँ ठीक है, फ्रॉम टेबल ये आई है। अब आपने इस टेबल को क्या करना है, इस वैल्यू को सॉरी क्या करना है, 1 में से माइनस करना है, तो आपकी वो वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे ग्राफ की शक्ल और है। 1 में 0.84। मैम टेबल से वैल्यू है ये 0.846136। हाँ जी बेटा ऐसा ही है। अब हमने देखा है ना कि हमारे पास ग्राफ चेंज है, हमारा शेडेड एरिया इस जगह है, टेबल का शेडेड एरिया इस जगह है। टेबल का शेडेड एरिया इस जगह है, ऐसा ही है ना बच्चों? आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है, इसी साइड पर है मैम। ठीक हो गया। तो इसको हमने सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारी टेबल से वैल्यू आई है उसको हमने 1 में से माइनस कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या आई मेरे पास? 0.155। यस मैम 0.15। 0.1। ये आपने बच्चे बातें ये छोटी छोटी हैं, इनका ख्याल रखना है। पेपर में अगर इस तरह की कोई बात आती है तो बेवकूफ नहीं बनना, आपने अक्लमंदों Yes, की ma'am. तरह काम करना है, ठीक है? यस मैम हाँ तो आपकी अब ये वैल्यू क्या आ गई है प्रोबेबिलिटी की, जो हम निकाल रहे थे x बार इज ग्रेटर देन 57। इसकी अब वैल्यू क्या आई है? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू क्या आ गई है? 0.1521। 0.1521। तो कंक्लूजन इसका क्या निकला है? कंक्लूजन इसका निकला है कि there's 15% chance that average of 38 final bids will be greater than ठीक हो गया बच्चों? $57। समझ आया? यस मैम। तो इस तरह के सवाल कर लोगे? यस मैम ट्राई करेंगे। हाँ अब आपने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम जब आपने आना है अपने कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के साथ आना, और आपने इसकी सारी जो है जो भी हमारा हमने जहाँ तक पढ़ा है वो आपने करके आना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आपको और एग्जांपल्स करा दूंगी, ठीक है? ठीक हो गया मैम। ओके चलो सही हो गया। अटेंडेंस लगा ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम किस तरह की ढूंढनी है, जरा कोई थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि सर्च किया था नेट पे कुछ खास मिला। हाँ मैं बताती हूँ। जैसे आमतौर पे कोई अब आप रह रहे हैं दुनिया में ऑब्वियसली, तो आप सुनते होंगे खबरें। अगर आपको लगता है आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में हो सकता है, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आपकी देखो जितनी भी हम एग्जांपल्स करते हैं आम रूटीन की है ना,
अगर आपके पास उसका कोई आंसर आपके सब्जेक्ट के लिहाज से निकलता है, आप उसको प्रपोज कर सकते हो कि भाई ये जो मसला आजकल चल रहा है ना, इसका सोल्यूशन हम इस डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल सकते हैं, तो वो आपको कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कहलाएगा। बात मेरी समझ आई? डेली रूटीन से अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है तो आप उसको ज़रूर अपने किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से, या जितने हमने थ्योरम्स पढ़े हैं, जो हमने जितने भी लॉज पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी के, उनको अप्लाई करके अगर उस चीज़ का सोल्यूशन निकलता है और आप प्रपोज करते हो कि ये इसका हल ये है, प्रपोज भी करना है, मतलब कि आपने उसका हल निकालना भी है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कहलाएगा और उसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फर्दन सबसे इंशाल्लाह पूछना कि हर किसी के पास अपना एक प्रॉब्लम ज़रूर होना चाहिए। जिसको ये बात मेरी समझ आई है और जिसको ये सब्जेक्ट समझ आया, वो इंशाल्लाह ज़रूर कोई ना कोई इस तरह का प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन लेकर आएगा। ठीक है, चलो भी मैं पेन लगा लेती हूँ आपको। सब लीव करें। जिसके रोल नंबर में कॉल कर रही हूँ वो लीव करता जाए। टू 3 6 7 8 9